लास्ट टाइम हमने किरचॉफ के नियमों को पढ़ा था। किरचॉफ के नियमों की सहायता से हम ऐसे जटिल परिपथों को भी हल कर सकते हैं जिसमें हमें देखने पर यह समझ में ना आए कि वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या समानांतर क्रम में। यदि मैं ये कहूं कि किरचॉफ का नियम एक जादुई थ्योरम है, ठीक है, क्योंकि उससे किसी भी प्रकार के जटिल परिपथों को हम हल कर सकते हैं। अब यदि आपको कोई ऐसा परिपथ दिया हो जिसमें कि प्रतिरोध भी जुड़े हों और संधारित्र भी जुड़े हों, तो उनको कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए। ये 5 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ ए बी ब्रांच में 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर, 3 ओम का प्रतिरोध। फिर ये सी और डी ब्रांच में केवल एक 4 ओम का प्रतिरोध। फिर ई और एफ ब्रांच में 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र और 2 ओम का प्रतिरोध। प्रश्न यह है कि स्थायी अवस्था में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताओ। क्या होता है कि जब हम कैपेसिटर को डीसी विभव से आवेशित करते हैं तो जब तक कैपेसिटर पूरा आवेशित नहीं हो जाता, सर्किट में आवेश प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होती है। और जब कैपेसिटर या संधारित्र पूरा आवेशित हो जाता, उसको बोलते हैं हम स्थायी अवस्था। जब संधारित्र पूरा आवेशित हो जाता है तो वो अवस्था होती है स्थायी अवस्था। और स्थायी अवस्था में क्या होता है, डीसी के केस में, दिष्ट धारा के केस में, बैटरी के केस में संधारित्र जब पूरा क्या हो जाता है, पूरा चार्ज हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, फुली चार्ज हो जाता है, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाता है, तो उस समय संधारित्र क्या करता है, डीसी को अपने मार्ग से नहीं गुजरने देता। मतलब डीसी को क्या कर लेता है, वो रोक लेता है। या मैं ये कहूं कि संधारित्र डीसी के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगा देता है। और आप जानते हैं अनंत प्रतिरोध का मतलब होता है खुला परिपथ। मतलब कि यह परिपथ क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ओपन सर्किट हो जाएगा। जहां जहां भी क्या जुड़े हैं, कैपेसिटर जुड़े हैं, परिपथ को क्या कर दो, ओपन सर्किट कर दो। ये कर दिया मैंने, इस परिपथ को खोल दिया, क्योंकि कितना प्रतिरोध लगा रहा परिपथ, अनंत प्रतिरोध लगा रहा है। जिस तरीके से मैं हल कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए। जहां जहां क्या जुड़े हैं, संधारित्र, यदि एक भी संधारित्र जुड़ा, चूंकि इस ब्रांच में क्या है, इस सी डी ब्रांच में कोई संधारित्र नहीं जुड़ा, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करूंगा। ये संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो गए हैं, तो ये डीसी के परिपथ में क्या लगाएंगे, अनंत प्रतिरोध लगाएंगे। इसलिए मैंने ये दोनों परिपथ जहां जहां संधारित्र जुड़े हैं क्या कर दिए, मैंने अनंत प्रतिरोध के कारण क्या कर दिए, खुला परिपथ कर दिया। मैं आपको बता चुका हूं अनंत प्रतिरोध का मतलब होता है खुला परिपथ, और खुले परिपथ में या अनंत प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखो, अब बिल्कुल सरल अपना परिपथ हो गया।
धारा कहां से चलेगी? धारा हमेशा बैटरी के धन आवेश से चलेगी। अब यहां इसको कितने रास्ते देखे? इस रास्ता, ये रास्ता क्या है? खुला परिपथ है, धारा इसमें नहीं जाएगी, बता चुका हूं। खुले परिपथ में धारा 0। यहां के दो रास्ते देखे, एक नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाला भी क्या देखा? खुला परिपथ देखा, उसमें भी धारा नहीं जाएगी। तो पूरी धारा, ध्यान देने योग्य बात है, पूरी धारा 5 वोल्ट से चलेगी और पूरी 4 ओम से निकल के डी पे आके और वापस कहां पहुंच जाएगी? इस 1 ओम से होते हुए तो ये जो डार्क सर्किल आपको दिख रहा है, ये क्या है? धारा का मार्ग है। जहां संधारित्र जुड़े होंगे वहां धारा नहीं जाएगी, क्योंकि संधारित्र धारा के मार्ग में अनंत प्रतिरोध लगाता है। अनंत प्रतिरोध का मतलब होता है खुला परिपथ, और खुले परिपथ में धारा का मान 0 होता है। तो जहां जहां क्या जुड़े हैं? संधारित्र जुड़े हैं, उनको मैंने क्या कर दिया? खुला परिपथ कर दिया, और खुले परिपथ में धारा का मान 0। अब देखो, अब धारा यहां से चली, इसको मार्ग में क्या लिखा? एक ये 4 ओम का रेसिस्टेंस और एक ये 1 ओम का रेसिस्टेंस, और दोनों क्या है? सीरीज में। देखो, प्लस से चला मैं, एक ही बार में बिना पेन उठाए मैं नेगेटिव पे आ गया, तो ये 4 ओम और 1 ओम क्या है? श्रेणी क्रम में आए। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होता है R1 प्लस R2, मतलब 1 प्लस 4, मतलब 5 ओम क्या हो गया? कुल प्रतिरोध हो गया धारा के मार्ग में। हम जानते हैं V इक्वल टू RI, 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम प्रतिरोध हो गया। कुल धारा कितनी गई? 1 एम्पियर की धारा गई। कहां? इस परिपथ में। ठीक है, अब ये 1 एम्पियर की धारा देखो कहां गई? यहां गई। तो 4 ओम में धारा का मान क्या रहेगा? 1 एम्पियर 4 ओम में धारा का मान रहेगा। फिर लगाओ, V इक्वल टू RI, प्रतिरोध है 4 ओम, धारा है 1 ओम, तो 4 ओम पे कितना विभव का पतन होगा? 4 ओम प्रतिरोध पे 4 वोल्ट का विभव का क्या होगा? पतन होगा। कितने विभव का पतन होगा? 4 वोल्ट के विभव का पतन होगा। अब देखो जरा, ये 4 ओम जो है वो किस किस के समानांतर है? ये 3 और इन 3 के समानांतर है। चूंकि इस 3 ओम में, ये प्रतिरोध में तो कोई धारा नहीं जा रही, जो मैं बता चुका हूं। यदि प्रतिरोध में धारा नहीं जाएगी तो उस पर कोई विभव का पतन नहीं होगा। तो ये जो 4 वोल्ट है वो किस किस पे पतन होगा? इन दोनों कैपेसिटर पे, और समानांतर में इन दोनों के कैपेसिटर पे कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट। तो ये देखो, ये 4 ओम में 4 वोल्ट का ड्रॉप आया, इस 4 ओम पे 4 वोल्ट का विभव का पतन हुआ, और ये 4 ओम, ये AB और ये EF के क्या है? समानांतर है। तो इस AB में भी 4 वोल्ट आएगा और EF में भी 4 वोल्ट आएगा, पर प्रतिरोध में तो कोई विभव का पतन नहीं आएगा। तो 4 वोल्ट इस पे और इस पे मिला के कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 4 वोल्ट होगा। श्रेणी क्रम में है तो 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप हो जाएगा, 2 वोल्ट इस पे ड्रॉप होगा। ऐसे ये 4 वोल्ट EF के भी समानांतर है, 2 पे तो कोई विभव का पतन होगा नहीं, इसलिए पूरा का पूरा 4 वोल्ट इस पे और इस पे ड्रॉप होगा, मतलब 2 वोल्ट इस पे और 2 वोल्ट इस पे। मतलब प्रत्येक संधारित्र पर कितने विभव का पतन आया? 2-2 वोल्ट का आया। तो प्रत्येक संधारित्र चूंकि 3 माइक्रोफेरेड का है, विभव का 2 वोल्ट पतन है, तो आवेश का मान हो जाएगा 6 माइक्रो कूलाम। प्रत्येक संधारित्र पर कितना जाएगा? 6 माइक्रो कूलाम आवेश जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी परिपथ में आपको क्या दिया हो? संधारित्र दिया हो और प्रतिरोध दिया हो, तो संधारित्र के जो समानांतर प्रतिरोध है उस पे विभव का मान निकाल लो, और वो ही विभव किस पे ड्रॉप होगा? संधारित्रों पे पतन होगा। तो हमारी प्रोसीजर क्या रहेगी कि जो संधारित्र है उनके समानांतर क्या जुड़ा है? 4 ओम, इस पे विभव निकाल लिया, वो विभव। अब मान लो यहां इस ब्रांच में केवल एक ही संधारित्र होता 3 माइक्रोफेरेड का, तो क्या होता? तो पूरा का पूरा 4 वोल्ट उस पर ड्रॉप हो जाता। ठीक है, यदि मान लो ये 4 होते, 3 के 4 होते, तो 1-1 वोल्ट सब पे ड्रॉप हो जाता। 8 होते तो आधा वोल्ट सब पे ड्रॉप हो जाता, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता? विभव का वितरण होता है, समानांतर क्रम में विभव समान होता है। तो इस पे 4 वोल्ट निकाल लिया,
चूंकि ये CD इस AB के समानांतर है तो AB पर क्या होगा, 4 वोल्ट का विभव का पतन होगा। AB में चूंकि 3 ओम पे तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया कि प्रतिरोध में केवल कब विभव का पतन होता है, जब उसमें धारा प्रवाहित हो। चूंकि ये ओपन सर्किट है तो इसमें तो धारा जाएगी नहीं, तो इसमें विभव का पतन होगा नहीं। तो विभव का पतन होगा इस 3 माइक्रो पे और इस 3 माइक्रो पे। टोटल 4 वोल्ट का विभव है तो 2 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा, 2 वोल्ट ये ड्रॉप कर लेगा। ऐसे ही नीचे आ जाओ, नीचे भी ये 3 और 3 के इस 2 ओम में कोई विभव का पतन होगा नहीं, तो ये भी 2 कर लेगा और ये भी 2 कर लेगा। तो विभव आया 2, धारिता है C। तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या आ गया, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या आ गया, 6 माइक्रो। इसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं, प्रतिरोधों का इस प्रकार से संयोजन है कि वो एक ब्रिज के भांति दिखते हैं। व्हीटस्टोन व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लो ये R1 एक प्रतिरोध जुड़ा हो, इस तरीके से R2 जुड़ा हो, ठीक है। इस तरीके से R3 जुड़ा हो और इस तरीके से R4 प्रतिरोध जुड़ा हो, और ये R5 है, ये R2 है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, और यदि यहां V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हो, तो यदि इस टाइप से क्या हो, इस टाइप से संयोजन हो, तो इस संयोजन को बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज हम सीधे ही हल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को हम सीधे ही हल कर सकते हैं। अब आप देखिए जरा कि संतुलन की शर्त क्या होती है कि ये जो आमने सामने के प्रतिरोध है क्या है, R1 और R4 ये आमने सामने हैं, और R2 और R3 क्या है, ये आमने सामने हैं, और R1 और R4 का गुणनफल R2 और R3 के गुणनफल के क्या हो जाए, यदि बराबर हो जाए, तो ये B और D हम मानते हैं कि काय पे आ गए, समान विभव के बिंदु आ गए। कब, जब R1 और R4 का गुणनफल इस R3 और R2 के गुणनफल के बराबर हो जाए, तो B और D समान विभव पे आ जाते हैं। तो V और B के बीच में विभवांतर हो जाता है 0, और जब विभवांतर हो गया 0 तो धारा का मान भी 0 हो जाएगा, क्योंकि धारा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। जब दोनों के विभव बराबर हो जाएगा तो इस परिपथ में क्या नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी। और यदि इस परिपथ में धारा नहीं जाएगी, तो जब धारा ही नहीं जा रही तो प्रतिरोध को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं और छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो R5 है इसमें दोनों यहां से यहां भी धारा जाती है, यहां से यहां भी धारा जा रही है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये R5 वाला इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है कि समानांतर क्रम में। तो संतुलन है, संतुलन कब होगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कब होगा, जब इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो इस R5 में क्या जाएगी, इस R5 में कोई धारा नहीं जाएगी, कोई धारा नहीं जाएगी। तो इस R5 को मैं हटा दूंगा, क्योंकि प्रतिरोध किसका, प्रतिरोध तो है धारा का, और यदि धारा ही नहीं है तो काय का प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, उसको हम हटा सकते हैं सर्किट से। अब हम अगर इसको सर्किट से हटा दें तो ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसका जो तुल्य है वो सीधा हो जाएगा। मुझे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चला, देखो यहां 2 रास्ते देखे, ये R1 और R3 से C पे आ गया,
और R2 और R4 से C पे आके वापस आ गया, मतलब ये R1 और R3 क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, ये R2 और R4 क्या होंगे, श्रेणी क्रम में, और दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर क्रम में होंगे। तो परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा R1 और R3 का श्रेणी क्रम R1 प्लस R3 और R2 और R4 का श्रेणी क्रम R2 प्लस R4, और ये दोनों आपस में समानांतर क्रम में, तो इंटू गुणन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये हो जाएगा परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, कैसे कि जब ये R5 को हटा दिया तो ये R1 से सीधे R3 से C पे आ गए, नेगेटिव पे पहुंच गए, और R2 और R4 से सीधे आ गए, मतलब यहां पेन बिना उठाए में गया तो पेन नहीं उठाया तो ये R1 और R3 श्रेणी क्रम में, पेन बिना उठाए पहुंच गया तो ये R2 और R4 भी श्रेणी क्रम में, और यहां से पेन दो भागों में डिवाइड हुआ तो ये दोनों आपस में समानांतर क्रम में। तो R1 और R3 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, तो हो जाएगा क्या, R1 प्लस R3, और यहां R2 और R4 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे R2 प्लस R4, और ये दोनों समानांतर क्रम में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 से परिणामी प्रतिरोध कितना जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमारी समस्या जटिल नहीं है, हमको सीधा R5 को हटा देना है। लेकिन यदि ये स्थिति नहीं बन रही क्या कि R1 और R4 का गुणनफल इस R2 और इस R3 के गुणनफल के क्या ना हो, बराबर ना हो, तो हम इसको हटा नहीं सकते, और असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज उस समय बन जाएगा, और असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को हम किरचॉफ के द्वितीय नियम की सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो यदि व्हीटस्टोन ब्रिज स्टेबल है, स्थायी है, तो हम R5 को हटा सकते हैं, फिर हमारा परिपथ सरल हो जाएगा, ये R1 और R3 श्रेणी क्रम में, और ये R2 और R4 श्रेणी क्रम में, और दोनों समानांतर क्रम में, तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। किसी भी प्रतिरोध में धारा का मान निकाला जा सकता है, पर यहां क्या है, ब्रिज संतुलित है, और ब्रिज संतुलित कब होगा, जबकि R1 और R4 का गुणनफल R2 और R3 के गुणनफल के बराबर हो जाए, तो इस R5 को आप सर्किट में से हटा सकते हैं। यह है संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, जिसमें कि R5 को हम गणना में नहीं लेंगे। अब देखिए, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिजेस में 1, 2, 3 और 4 और 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक ब्रिज के फॉर्मेट में है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी आपको दिया रहे, संतुलन की शर्त चेक करना है। यदि संतुलित हुए तो 5 ओम को हटा देंगे, यदि असंतुलित हुए तो 5 ओम को नहीं हटाएंगे, और फिर उसका हल हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। अब देखिए, आमने सामने गुणनफल क्या है, 2 × 2,
ठीक है 4, और इस आमने सामने का क्या है 3 तिरका 9, तो 4 और 9 कभी भी बराबर नहीं होते, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है असंतुलित। व्हीटस्टोन सेतु क्या है असंतुलित है, इसलिए इसका हल हम करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, क्या है व्हीटस्टोन सेतु असंतुलित है, इसलिए इसका हल हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से करेंगे। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम में आपको कल पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम धारा का मान लो बैटरी ने आई धारा दी हो, तो यहां आके धारा को कितने रास्ते दिखे 2 रास्ते दिखे। माना ऊपर वाले में गई धारा I1, इसमें गई धारा I2, I2 यहां गई, ये I1 यहां गई, इसमें मैं धारा मान लेता हूं I3, तो इसमें धारा टोटल I1 आ रही है, I3 गई, तो इसमें बचेगी धारा I1 माइनस I3, ये I3 यहां आई, I2 यहां आई, तो यहां धारा गई I2 प्लस I3, ये यहां आई, ये यहां आई, तो यहां गई I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 मतलब वापस आई धारा कहां चली गई परिपथ में वापस चली गई। तो सबसे पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम को हल करने के लिए हमें बैटरी के द्वारा धारा लेना पड़ेगी, और फिर हमें सर्किट को हल करना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक लूप ये और एक लूप ये, 3 बंद परिपथ बनना है। मैं आपको बता चुका हूं क्या कि बंद परिपथों को हल करने के लिए हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगी, एक दिशा मानना पड़ेगी। मैंने मान ली क्या ये वाली दिशा, तो इसमें भी ये दिशा मानना पड़ेगी, और इस वाले रूप में भी ये दिशा मानना पड़ेगी, तीनों एक ही दिशा में मान लो। अब देखो सबसे पहले ए बी डी, इस बंद लूप में मैं लगा रहा हूं किरचॉफ का नियम। कहां लगा रहा हूं, बंद परिपथ ए बी डी ए में, इंपॉर्टेंट है देखना। लगाऊं, देखो इसमें धारा I1 इंटू 2 जा रही है, उसी दिशा में जा रही है जो मेन दिशा है, देखो यही मेन दिशा है, इधर ही धारा जा रही है, तो क्या हो जाएगा 2I1। अब देखो इसमें इस लूप में देखो I3 भी उसी दिशा में जा रही है जो मेन दिशा है, तो हो जाएगा 5I3। इसमें इधर धारा जा रही है इधर, और मेन दिशा है ये, तो इसमें हो जाएगा -3I2 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 5I3 बराबर 3I2। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ए बी डी ए में लगा दी मैंने किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब मैं बंद परिपथ ये B, ये C, ये D और ये B में लगा रहा हूं, बी सी डी वी में लगा रहा हूं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो मेन धारा की दिशा ये, इसमें I1 में उसी दिशा में जा रही है 3 में जो मेन दिशा है, तो ये हो जाएगा 3I1 माइनस I3। ठीक है, इस 2 में देखो ये इस 2 में धारा AC जा रही है और अपनी मुख्य धारा की दिशा AC है, तो क्या हो जाएगा -2 धारा जा रही है I2 प्लस I3।
ठीक है, और इसमें आ जाओ, इसमें धारा की दिशा ये और इसमें धारा ऐसी, तो ये हो जाएगा -5i3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हल कर दो तो ये हो जाएगा 3i1 माइनस 3i3 माइनस 2i2 माइनस 2i3 माइनस 5i3 बराबर 0। तो 3i1 की जगह 3i1, i2 की जगह -2i2, ठीक है, और बराबर 2 और 5 8 और 3 11i3। 3i1 माइनस 2i2 बराबर 11i3। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। 3 और 5 8 और 2 10i3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3i1 माइनस 2i2 बराबर 10i3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सरल है, केवल किरचॉफ का नियम लगाना। अब देखो मैं ए सी और ये बैटरी वाले ए डी सी और ए इस लूप में लगा रहा हूं। क्या? ए डी सी ए लूप में, ये नीचे वाले लूप में, ये वाले इसमें लगा दो। इसमें धारा की दिशा वो ही है जो इसकी है, तो क्या हो जाएगा 3i2, 3i2, और इसमें भी धारा की दिशा वो ही है प्लस 2i2 प्लस i3, और यहां आया नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूं तो -2 बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर लो। 3i2 प्लस 2i2 प्लस 2i3 -2 बराबर 0। तो ये क्या जाएगा 3 और 2 5i2 प्लस 2i3 बराबर 2। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो ये सर्किट का कुल प्रतिरोध में R मान लूं और इसमें कुल धारा जा रही है I और कुल बैटरी का वोल्टेज है 2, तो हम जानते हैं क्या V इक्वल टू R इंटू I। कुल धारा क्या ये I है, ये I1 और I2, तो बटी ये बैटरी से कितनी धारा आई, बैटरी ने I धारा दी। मैं आपको बता चुका हूं बैटरी I धारा कब देगी, जब उसको तुल्य प्रतिरोध पता हो, तुल्य विभव है 2, तो 2 इक्वल टू R इंटू I। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण नंबर 1 ये बना, समीकरण नंबर 2 ये बना, समीकरण नंबर 3 ये बना और समीकरण नंबर 4